बस भाभी, बहुत बोल लिया आपने। क्या इस तरह मम्मी से बात की जाती है? अब एक भी शब्द और नहीं। ये मम्मी है हमारी। इन्होंने किन परिस्थितियों में हम सबकी परवरिश करके इस मकाम तक पहुंचाया है, ये हम लोगों से बेहतर कौन जान सकता है। एक तो आप जिस गलती के लिए मम्मी को इतना सुना रही हैं, वो गलती मम्मी ने की ही नहीं है। और मान लो अनजाने में गलती हो भी गई तो क्या आप मम्मी का मान सम्मान भूल जाएंगी? अंशु ने अपनी माँ का अपमान होते हुए देखकर बहुत तिलमिलाते हुए कहा। और भैया आप, भाभी लगातार मम्मी को अपशब्द बोले चली जा रही है और आप चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे हैं। मुझे आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अंशु बेटा, तुम चुप रहो। अगर तुम भी बराबर से जबान लड़ाने लगे तो इसमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा। बड़े बेटे अभी के कुछ बोलने से पहले ही माँ दीपा जी परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करते हुए बोली। वाह मम्मी जी, पहले तो बेटे को उकसाती हो और फिर उसको समझाने का नाटक करती हो। बड़ी बहू रंजना, जो इतनी देर से जरा सी बात के कारण सास को सुनाए जा रही थी, उनकी बात को काटते हुए बोली। बहू, कुछ तो शर्म करो। मैंने क्या उकसाया अंशु को? तुम तो खुद उसके सामने मेरा अपमान पर अपमान किए जा रही हो। माना कि अभी की आंखों का पानी मर गया, उसको अपनी माँ का अपमान नहीं दिखाई पड़ रहा, लेकिन एक बेटा अपनी माँ का अपमान इस तरह से होते हुए कैसे देख सकता है? दीपा जी बहुत ज्यादा दुखी होते हुए बोली, क्योंकि वो तो अपने परिवार को हमेशा हंसता खेलता देखना चाहती थी। उन्होंने तो कभी ऐसी अनहोनी की कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन कुछ परिस्थितियां चुपचाप जीवन में चली आती हैं, और यही हुआ दीपा जी के साथ। चचेरी बहन के कहने पर उसके दूर के देवर की बेटी के साथ बड़े बेटे अभी की शादी कर दी। पहले तो दीपा जी के पति राकेश जी ने मना भी किया कि एक बार सोच लो, क्या रिश्तेदारी में अभी का रिश्ता करना सही रहेगा। लेकिन दीपा जी ने सोचा कि बड़ी बहन है तो सोच समझकर ही रिश्ता बताया होगा। देखने सुनने में भी रंजना अच्छी लगी और उसके मायके वाले भी ठीक ठाक। रंजना शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सही रही, लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसा रंग दिखाना शुरू किया कि दीपा जी के लिए तो ये बहुत ही विकट स्थिति हो गई, क्योंकि उन्होंने ही राकेश जी से जिद करके रंजना को अपनी बहू बनाया था। अब ना वो पति से अपने दिल का हाल कह पा रही थी और ना रंजना के व्यवहार को समझ पा रही थी। और इधर रंजना जब देखो तब दीपा जी को छोटी छोटी बातों के लिए मुंहफट जवाब दे देती। दीपा जी यही सोचती कि अभी बच्ची है, थोड़े दिनों में संभल जाएगी, लेकिन जिसको संभलना होगा वही तो संभलेगा। दीपा जी अकेले में बैठकर खूब फूट फूट कर रोती रहती कि आखिर उनसे कौन सी गलती हो गई जो उनको ऐसी सजा मिली। उन्होंने तो बस हर अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ने के बाद अपने परिवार की खुशियां ही चाही थी, लेकिन शायद भगवान को वो भी मंजूर ना थी। दीपा जी अपनी चचेरी बहन से भी कुछ नहीं कह पाती। उनको लगता कि ये सब उनकी किस्मत का ही दोष है। तभी तो राकेश जी की चेतावनी के बाद भी उनकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए और उन्होंने रंजना को अपनी बहू बनाने को स्वीकार किया। छोटा बेटा अंशु बाहर दूसरे शहर में नौकरी करता था, इसीलिए घर कम ही आ पाता। समय के साथ शादी उसकी भी हो चुकी थी, लेकिन उसकी पत्नी मानवी संस्कारों से परिपूर्ण व सुशील थी। पहले तो रंजना अगर अभी के सामने दीपा जी से कुछ कहती तो अभी रंजना को समझाता, लेकिन धीरे धीरे अभी भी रंजना के ही रंग में रंगने लगा। राकेश जी भी ये सब देख सुनकर बहुत परेशान हो जाते। उनकी बीपी की समस्या की वजह से दीपा जी उनको ज्यादा कुछ बताती भी नहीं थी कि उनकी पीठ पीछे तो रंजना उनसे इससे भी ज्यादा गलत व्यवहार करती है। समय बीत रहा था और समय के साथ साथ रंजना की बदतमीजियां भी बढ़ती ही चली जा रही थी। जितना दीपा जी बर्दाश्त करती, रंजना उतनी बदतमीज होती चली जा रही थी। अब तो वो जब जी चाहे दीपा जी को कुछ भी बोल देती और अभी उसको अनसुना करके वहां से हट जाता। दीपा जी के दिल से कराह निकल जाती कि क्या ये वही बेटा है जो माँ के ऊपर अपनी जान लुटाता था। अब इसको माँ की बेइज्जती से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी कुछ ना कुछ बोलकर आंसुओं को चुपचाप पी लेती और वहां से हट जाती। होली का त्योहार था और इस बार 2-3 साल के बाद अंशु भी घर आया था अपनी पत्नी मानवी के साथ। होली पर लगातार मेहमान मिलने के लिए घर आ जा रहे थे। रंजना की कुछ खास सहेलियां भी आने वाली थी, तो उसने अपने मायके से मिला कीमती क्रॉकरी सेट निकाला था, खास अपनी सहेलियों के आने पर। सहेलियों के नाश्ता कर लेने के बाद क्रॉकरी सेट तो अंदर रसोई में पहुंच गया और रंजना वहीं पर सहेलियों के साथ बैठी बातचीत करती रही। दीपा जी ने सोचा
कितनी महंगी क्रॉकरी है। चलो मैं ही साफ करके रख देती हूँ, वरना दाग पड़ जाएंगे। सारे बर्तन तो दीपा जी धो चुकी थी, सिर्फ 2 प्याले बचे थे। और पता नहीं अचानक क्या हुआ कि उनके हाथों से वो दोनों प्याले छूटकर नीचे गिर पड़े। दीपा जी तो अंदर तक कांप गई, क्योंकि प्यालों के टूटने की आवाज बाहर तक भी जरूर गई होगी। और तब तक रंजना की सहेलियां भी जा चुकी थी। रंजना बिजली की गति से दौड़ती हुई अंदर आई और उसके जो मुंह में आया वो अनाप शनाप दीपा जी को बोलने लगी। कितनी बार कहा है कि मेरे मायके से मिली हुई किसी भी चीज को हाथ मत लगाया करो, लेकिन इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बस हमारी जान के पीछे हाथ धोकर पड़े रहना है। पता नहीं कब पिंड छूटेगा इन लोगों से। काम धाम तो नाम भर का, और जब देखो तब नुकसान पर ही लगे रहते हैं। कभी इतना महंगा सेट देखा होता तो कद्र जानती उस चीज की, लेकिन इनको क्या फर्क पड़ता है। हराम की चीज थी तो तोड़ डाली। अभी और अंशु भी प्यालों के टूटने की आवाज सुनकर अंदर आ गए थे। रंजना का ये सब बोलने का अभी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंशु के लिए ये सब बर्दाश्त करना असंभव था। बस इसीलिए वो मम्मी का अपमान देखकर तड़प उठा और उसने रंजना को धमका दिया। इतनी ही परवाह है तो ले जाओ इनको अपने साथ, 4 दिनों में आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। रंजना ने तो बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर दी। दीपा जी को मम्मी ना कहकर इनके उनके पर उतर आई। भाभी, आप बिल्कुल भी परेशान ना होइए। हाँ, मैं ले जाऊंगी मम्मी जी और पापा जी को अपने साथ। इतनी देर से चुप बैठी मानवी भी अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए बोली। वाह वाह, देखो तो जरा, आदमी तो बोल ही रहा था, अब तो मेंढकी के मुंह में भी जबान आ गई है। ये भला क्या जाने अमीरों का रहन सहन। ये भी आखिर आई तो मध्यम वर्गीय परिवार से ही है ना। रंजना बेहुदगी के साथ दोनों हाथों से ताली बजाते हुए बोली। नहीं, ये घर हम लोगों का है। हम लोग इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे जब तक हमारे शरीर में ताकत है। उसके बाद देखा जाएगा। तुम्हारे पापा की दुकान अभी अच्छी खासी चल रही है और मैं भी रसोई बनाने में लाचार नहीं हूं। हमारी दाल रोटी आराम से चल जाएगी। तुम लोगों के आगे हाथ फैलाने की नौबत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और हां रंजना बहू, रही घर छोड़ने की बात, तो अब तक मैंने तुम्हारी बदतमीजियों को बहुत बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। अब ये घर छोड़कर तुम और अभी जाओगे, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। जब धागे का गुच्छा बहुत ज्यादा उलझ जाए और सुलझाया भी ना जा सके तो उसको तोड़कर फेंक देना ही बेहतर होता है। बहू, तुम्हारे साथ रहकर इस तरह रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक बार में ही मर जाना। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। दीपा जी की तड़पती हुई आवाज सुनाई पड़ी। सब कुछ घुट घुट कर बर्दाश्त कर लेने वाली दीपा जी के अंदर आज की परिस्थिति को देखकर पता नहीं इतना बोलने की ताकत कहां से आ गई थी। शायद परिस्थितियां बहुत ज्यादा ही विकट नजर आ रही थी, इसलिए और बर्दाश्त करना शायद उनके लिए असंभव सा हो गया था। मम्मी, होश में भी हो कि आप क्या बोल रही हो? हम लोग आखिर क्यों ये घर छोड़कर जाएं? अब जाकर अभी के बोल फूटे जब उसको घर निकाला मिल रहा था। चलो बेटा, कम से कम बोले तो तुम, वरना तो लग रहा था कि तुम्हारे मुंह में जबान ही नहीं बची। शायद मैं अभी तक बेहोश ही थी, अब जाकर मुझको होश आया है। अपना दोनों का बोरिया बिस्तर समेटो और अपना नया घर ढूंढो। बस 2-3 दिन की मोहलत तुमको देती हूं। अब तो रंजना के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि आखिर इतना अच्छा घर कहां मिलेगा। अब तो रंजना ने भी रो रो कर अनुनय विनय करनी शुरू कर दी, लेकिन अब तो दीपा जी चिकना घड़ा बन चुकी थी। उनके ऊपर इन घड़ियाली आंसुओं का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। इधर इतना सब कुछ घर में हो गया, लेकिन उस समय राकेश जी घर पर नहीं थे। वो किसी दोस्त से होली पर मिलने के लिए उसके घर गए थे। आप बिना पापा की मर्जी से कोई फैसला नहीं सुना सकती, क्योंकि ये घर पापा का है, सिर्फ आपका नहीं। अभी और रंजना अपनी दाल दीपा जी के आगे गलती हुई ना देखकर बोले। पापा की धमकी क्या देते हो? उनकी भी आंखों से कुछ छुपा नहीं है, दीपा जी ने लापरवाही से कहा। थोड़ी देर बाद राकेश जी घर लौटे। जब उन्हें सारी स्थिति का पता चला तो उन्हें भी बहुत ज्यादा बुरा लगा। अभी और रंजना उनके सामने जाकर मगरमच्छी आंसू बहाने लगे, लेकिन उनके ऊपर भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि महसूस तो वो भी कहीं ना कहीं पत्नी के अपमान को कर ही रहे थे। और उन्होंने भी दीपा जी के फैसले को एकदम जायज ठहराया और अभी और रंजना को फिर से घर छोड़ने की हिदायत दे डाली। आखिरकार अभी और रंजना को घर छोड़ना ही पड़ा। दीपा जी ने अंशु और मानवी के साथ भी जाने से उस समय इनकार कर दिया,
लेकिन उन्होंने मन ही मन गहरी सांस ली कि रोज रोज मरने से तो अच्छा एक बार में ही मर जाना।